नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ATAGS की तरफ से है और अभी DRDO की चीफ जी सतीश रेड्डी जी की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक ATAGS की फाइनल ट्रायल अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब सबको ये बात पहले से ही पता होगा कि पिछले साल जब ATAGS की फाइनल ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा था तभी इसकी बैरल फटने की वजह से इसकी ट्रायल को बीच में रोक दिया गया था। अब ये भी पहली बार हुआ था जहां पर कई बार ट्रायल करने के बाद ATAGS की बैरल में कोई दिक्कत सामने आया था, क्योंकि इससे पहले भी जब इसको टेस्ट किया गया था तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए थे। लेकिन एक बार इसमें दिक्कत सामने आने की वजह से इसके इंडक्शन प्रोसेस डिले हो गया था। ATAGS की बात करें तो ये 48 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसको दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला आर्टिलरी गन भी कहा जा सकता है। लेकिन बीच में बस एक ही फेलियर होने की वजह से आर्मी की तरफ से इसके इंडक्शन प्रोसेस को रोक दिया गया था और बदले में आर्मी की तरफ से इजरायली ओरिजिन एथॉस गन्स को इवैल्यूएट किया जा रहा था। लेकिन अभी जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से मैक्सिमम इंडियन सिस्टम को ही इंडक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अभी ATAGS की वापसी होने की उम्मीद किया जा सकता है। और वैसे भी पिछले साल ये बताया गया था कि जल्दी ही ATAGS की फाइनल ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये लगभग एक साल तक डिले हो चुका है और अभी जल्दी से इसकी फाइनल ट्रायल को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद ATAGS को फॉर्मली आर्मी में शामिल करना शुरू किया जा सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। कल मैंने आप सभी को बताया था कि कल DRDO की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया था, जिसे ओडिशा तट से फायर किया गया था और ये बताया गया था कि इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को कुछ नए सिस्टम के साथ टेस्ट किया गया था। अब इनिशियली DRDO की तरफ से क्लियरली बताया नहीं गया था कि कल आखिरकार कौन सी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था, पर आज हमारे ओपन सोर्स इंटरनेट हैंडल्स की तरफ से इसकी छानबीन करके बताया जा रहा है कि दरअसल DRDO की तरफ से कल जिस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था इसमें एक मेकशिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। अब नॉर्मली अभी जब भी DRDO इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से कभी ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट करती है तो उनको कैनिस्टर से फायर किया जाता है, लेकिन इस बार इसको एक सेपरेट मेकशिफ्ट लॉन्चर से फायर किया गया था। अब इसको शायद इस वजह से किया गया था क्योंकि इस बार की जो ब्रह्मोस मिसाइल का साइज था उसको लगभग 20 से 25% के आसपास ज्यादा नोटिस किया गया था, यानी कि अभी शायद DRDO ब्रह्मोस मिसाइल के एक लॉन्गर रेंज वाली वेरिएंट को टेस्ट कर रही है। अब ओपनली DRDO की तरफ से इसकी रेंज के बारे में कोई भी डाटा नहीं दिया गया था, लेकिन पहले की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट थे उनको टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन कल जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया था इसकी रेंज इससे भी ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और स्पेकुलेशन के मुताबिक इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक होने वाली है। अब पहले जब 450 किलोमीटर तक रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी तो उनकी एयरफ्रेम का जो साइज था उसमें कोई अंतर नहीं किया गया था, लेकिन अब इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाया गया, जिस वजह से अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल को कैरी कर पाएगा। तो ये लॉन्गर रेंज तक स्ट्राइक करने में भी ब्रह्मोस मिसाइल को हेल्प कर सकता है। अब इसकी स्पीड को लेके भी थोड़ा डाउट किया जा रहा है, क्योंकि अब तक आप जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि मार्क 3 की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अभी इसकी स्पीड को और भी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा था। तो अभी इस नए वर्जन की स्पीड अभी मार्क 4 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। PTI की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया था। इस एक्सरसाइज का नाम सी ड्रैगन 2022 था और इसे गुआम में कंडक्ट किया गया। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से अपनी P-8I एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था, जो कि इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक मेजर प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और US पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज को मैरीटाइम डोमेन में राइज कर रहे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट को काउंटर करने के लिए किया गया था, लेकिन इस एक्सरसाइज के नाम से ऐसा लग रहा है कि इसको चाइना को काउंटर करने के लिए अरेंज किया गया था। अब इसके अलावा आपको पता होगा कि नेवी की तरफ से पिछले हफ्ते
जर्मनी के एक वॉरशिप बैरन के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। लेकिन अभी सेम वॉरशिप में एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात सामने आई थी और इसमें मौजूद एक ऑफिसर की तबीयत अचानक खराब होने की बात सामने आई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जर्मन वॉरशिप अभी मुंबई कोस्ट लाइन से बस 275 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद था और जैसे ही नेवी को इस सिचुएशन के बारे में पता चला तो तुरंत ही नेवी की तरफ से जर्मन वॉरशिप से बीमार ऑफिसर्स को वहां से एयरलिफ्ट किया गया था। उनको अभी इंडियन नेवी के अश्विनी हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात की गई है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की IL-38 एयरक्राफ्ट को लेकर बात करने वाले हैं। IL-38 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन नेवी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट में से एक है और NI की रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन नेवी में शामिल किया गया पहला IL-38 एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली नेवी से डीकमीशन किया जा चुका है। इस एयरक्राफ्ट को 1977 में इंडक्ट किया गया था और अभी लगभग 44 ईयर की सर्विस के बाद इसको नेवी से रिटायर कर दिया गया। इस एयरक्राफ्ट के शामिल होने के बाद नेवी की लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेंस, सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन सर्च एंड स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज सर्च एंड रेस्क्यू से कैपेबिलिटीज काफी हद तक बढ़ गए थे। ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट था जिस वजह से इसको किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता था और अभी तक इस एयरक्राफ्ट ने लगभग 10,000 घंटे की फ्लाइंग आवर को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एयरक्राफ्ट अभी फुली सर्विस रेडी कंडीशन में है और इनफैक्ट इसकी डीकमीशन होने से पहले भी इसने लगभग 7 घंटे का मिशन को कंप्लीट किया था जो कि इसका आखिरी मिशन था। और पिछले साल सेम एयरक्राफ्ट से एक एयर टू सरफेस मिसाइल को भी फायर किया गया था। IN-301 की बात करें तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 315 का हिस्सा था जिससे विंग स्टैलियन भी कहा जाता था और इनको गोवा से ऑपरेट किया जाता था। अभी आगे चल के इन एयरक्राफ्ट को या तो फ्रेंडली नेशंस को गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता है या फिर इसको आगे चल के नेवल म्यूजियम के तौर पर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि इन एयरक्राफ्ट की कंडीशन अभी काफी बढ़िया है तो आगे चल के उम्मीद किया जा रहा है ताकि हमारे किसी फ्रेंडली नेशन को आगे चल के इसे गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा और ये आगे चल के मैरिटाइम पेट्रोल मिशन में उनको भी मदद करने वाला है। अगला अपडेट JF-17 को लेके। आप सबको पता होगा कि पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से बात काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी JF-17 को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इसमें से हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से JF-17 को नाइजीरिया को सप्लाई किया गया था और पिछले साल ही नाइजीरिया को JF-17 को डिलीवर किया गया था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद नाइजीरिया को JF-17 इतना पसंद नहीं आ रहा है और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में नाइजीरिया की तरफ से JF-17 को जितने भी मिशन में डिप्लॉय किया गया था उन सभी में JF-17 के रिजल्ट काफी खराब पाया गया है। इन मिशन में से कुछ इंटरसेप्शन मिशन थे जहां पर हॉस्टाइल एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए नाइजीरिया की तरफ से अपनी JF-17 को स्क्रैम्बल किया गया था। लेकिन उनमें से एक भी एरियल टारगेट को JF-17 इंटरसेप्ट तो क्या ट्रैक और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया था। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि नाइजीरिया की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि इन जेट्स की कैपेबिलिटीज काफी हद तक लिमिटेड है जो कि नाइजीरिया को उसके खिलाफ राइज कर रहे थ्रेट को काउंटर करने में मदद नहीं कर सकता और इस वजह से नाइजीरिया की तरफ से भी शायद ही आगे चल के और JF-17 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। और इनिशियल प्लान के मुताबिक जिन 3 JF-17 को नाइजीरिया की तरफ से एक्वायर किया गया था उतने में ही अभी JF-17 की एक्सपोर्ट ऑर्डर को लिमिटेड रखने की बात किया जा रहा है और ओरिजिनल प्लान के मुताबिक नाइजीरिया की तरफ से लगभग 30 जेट को खरीदने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी इसको 7 से 8 जेट तक ही सीमित रखने की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।